दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस का एक वीडियो लेकर हम फिर उपस्थित हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो 25 क्वेश्चन है उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और कारण सहित आपको उत्तर बताएंगे, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखना। वैसे ये हमारी पेड टेस्ट सीरीज है जिसका टेस्ट नंबर 68 है। इस तरह के टेस्ट आप भी देना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन लास्ट तक जरूर देखना। क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अपने फ्रेंड्स को भी आगे शेयर इसे ज़रूर करना और आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे। आज का हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है कि जो पोर्टेबल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी एक्यूरेसी क्लास कितनी होती है, यथार्थता की श्रेणी कितनी होती है। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट की 3 कैटेगरी मानी जाती है। सबसे पहला होता है एक्यूरेसी, हमें जिसमें पूरी तरह से चाहिए और जिसका हम प्रयोगशाला में यूज करते हैं, यानी जहाँ पर हम कैलिब्रेशन करते हैं ना मीटर्स वगैरह का, तो वहाँ पर एक्यूरेसी की क्लास 0.1 से लेकर 0.3 तक होती है। फिर आते हैं पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट जिनका प्रयोगशाला में यूज करते हैं, उनकी एक्यूरेसी क्लास होती है 0.5, जैसा कि अपने इस क्वेश्चन में था, बी ऑप्शन रहेगा। उसके बाद में आते हैं इंडस्ट्रियल और पैनल में लगने वाले इंस्ट्रूमेंट, यानी जिनका उद्योगों में उपयोग करते हैं, तो उनकी जो कैटेगरी होती है एक्यूरेसी की वो 1 से लेकर के 2.5 तक होती है। तो अभी अपने क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। अगला अपना सवाल है कि एक समान मान के 3 प्रतिरोध 220 वोल्ट पर सीरीज में संयोजित है। यदि R2 प्रतिरोध में ओपन है तो तीनों प्रतिरोधक पर वोल्टेज का मान क्रमशः क्या होगा। देखिए दोस्तों, यदि कोई भी प्रतिरोधक ओपन नहीं होता, तीनों बिल्कुल सही होते, तब तो प्रत्येक पर कितना होता, 220 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, लगभग आपका ये जो है 73 वोल्ट के आसपास होता। लेकिन जब R2 ओपन हो गया ना, तो ये ध्यान रखें कि R1 और R3 का जो सर्किट पूरा नहीं हो रहा, इसलिए R1 और R3 पर तो 0 होगी, ये श्योर है। और एक लाइन मैंने आपको पहले से भी बता रखी थी, उसको भी याद रखें कि ओपन प्रतिरोधक के सिरों पर सदैव सप्लाई के बराबर वोल्टेज होता है। इसका मतलब R2 पर तो पूरी वोल्टेज होगी, बाकी दोनों पर 0 होगा। ऑप्शन रहेगा सी, R1 पर 0, R2 पर 220 वोल्ट और R3 पर 0। अगला हमारा सवाल है कि एक जिनर डायोड का फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होता है। देखो दोस्तों, जिनर डायोड एक ऐसा डायोड है जिसको हम फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में यूज कर सकते हैं। फॉरवर्ड बायस में जब इसको यूज करते हैं तो ये भी एक तरह से रेक्टिफायर डायोड की भांति वर्क करेगा, लेकिन हम मोस्टली जिनर डायोड को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं और इस दौरान इसको रिवर्स बायस में संयोजित किया जाता है। रिवर्स बायस में इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है वो हमेशा पूर्व निर्धारित और पूर्व निश्चित मान होता है, और वो वोल्टेज जिनर वोल्टेज के नाम से जानी जाती है, जो कि भार को मिलने वाली वोल्टेज के बराबर होता है। ध्यान रखना, अभी तक रिवर्स ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड पर आए नहीं। यानी रिवर्स में हमें भार पर जितने वोल्टेज चाहिए उतने ही जिनर के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है, लेकिन फॉरवर्ड में जिनर एज ए रेक्टिफायर डायोड वर्क करता है और उस दौरान उसका फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज 0.6 वोल्ट होता है। इस पर वह रेक्टिफिकेशन यानी धारा चालन प्रारंभ कर देता है। अगला हमारा सवाल है, जब कैपेसिटर की वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के बराबर हो जाती है तो एक कैपेसिटर में धारा कितनी चलेगी। यानी VC और VS दोनों बराबर हो जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कैपेसिटर में जो धारा चलती है वो वोल्टेज परिवर्तनों के हिसाब से ही चलती है। जब VC और VS दोनों बराबर है, कैपेसिटर की वोल्टेज सोर्स वोल्टेज,
तो जो नेट वोल्टेज आती है, परिणामी वोल्टेज, वो तो जीरो हो गई ना। एक कैपेसिटर में धारा इन दोनों के मान में अंतर के कारण ही चलती है। जब दोनों की वोल्टेज बराबर हो जाती है तो उस समय कैपेसिटर में कोई वोल्टेज कोई धारा प्रवाह नहीं होगा। जीरो ऑप्शन की ओर हमें जाना। वैसे भी ध्यान दीजिएगा, दो बिंदुओं पर यदि विभव समान है तो उनके बीच में कोई धारा प्रवाह नहीं होता है। तो यहाँ पर सोर्स है, यहाँ पर कैपेसिटर है, दोनों की वोल्टेज बराबर हो गई तो दो बिंदुओं के बीच विभव एक समान हो गया, इसलिए कोई धारा प्रवाह वहाँ पर नहीं होगा। हमें ए ऑप्शन की ओर जाना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सैचुरेशन क्षेत्र में एक बीजेटी के दोनों जंक्शन कैसे होते हैं। देखो, जब सैचुरेट होता है उस समय एक बीजेटी के दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होते हैं और ये संतृप्त क्षेत्र कहलाता है। जब कट ऑफ रीजन में होता है तो दोनों रिवर्स में होते हैं। सामान्यतः यानी जब एक्टिव रीजन बोलते हैं तो पहला जंक्शन फॉरवर्ड में और दूसरा जंक्शन रिवर्स में होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऑटोमेटिक ताप नियंत्रित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है या निम्न में से कौन सी है। देखिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइस होती है वो थर्मोस्टेट होता है। ये हमेशा हीटिंग एलिमेंट के सीरीज में लगता है। थर्मोमीटर ताप नापने वाली युक्ति है और थर्मोकपल ईएमएफ उत्पन्न करता है। थर्मोप्लास्टिक जो है ये एक तरह का, मैं यूँ कहूँ कि जैसे पीवीसी होता है उस तरह का ही मटेरियल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, साइन वेव एसी में निम्न में से कौन सा मान कभी नेगेटिव नहीं होता। देखिए, वो मान कभी नेगेटिव नहीं होता जिसकी स्क्वायर की जाती हो। और आरएमएस का देखो पूरा नाम क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। यानी इसके नेगेटिव साइड वाले मान भी अगर है ना तो उनकी हम स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आरएमएस मान जो है वो कभी नेगेटिव नहीं आता। अगला हमारा सवाल है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन का आयाम समय के साथ। देखिए, डैम्प्ड ऑसिलेशन जो होते हैं उनका समय के साथ घटता जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, ये मान लीजिए कि हमारा टाइम इस ओर चल रहा है तो उनका स्टार्टिंग का ऑसिलेशन जो है वो इतना बड़ा आएगा, फिर छोटा होगा, फिर छोटा होगा और ये इस तरह से चलेगा। ये कहलाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। एक होता है ग्रोविंग ऑसिलेशन जिनका समय के साथ बढ़ता है, यानी पहले छोटा फिर बड़ा, इस तरह से आयाम होता है। और एक होता है सस्टेन, यानी शुरू से लास्ट तक एक जैसा रहता है। ये डिपेंड करता है लूप गेन का मान कैसा था। अगला हमारा सवाल है कि निम्न में से कौन सा प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में नहीं आता है। निम्न प्रतिरोध के मान जो होते हैं वो 1 ओम से भी कम होते हैं। और 1 ओम से कम की वैल्यू अगर अपन देखें तो आर्मेचर वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम से कम है। एमीटर का शंट भी कम होता है, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस भी होता है, लेकिन हीटर का रेजिस्टेंस जो है ना ये 1 ओम से कम नहीं होता। ये मध्यम प्रतिरोध की श्रेणी में आता है। अगला हमारा सवाल है, एक लूप गेन में ईएमएफ के सोर्स के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर चलने पर पोटेंशियल में वृद्धि होती है, इसलिए इसके मान को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। यानी हम इस तरह की बात कर रहे हैं कि यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, फिर मान लीजिए नेगेटिव और पॉजिटिव आया तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। हम यदि इस तरह से चलेंगे तो इनकी दोनों की वैल्यू को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। वहीं यदि किसी रजिस्टर का या इक्विपमेंट का जो वोल्टेज ड्रॉप कर पाते हैं उनका पहले नेगेटिव आ जाता है तो उनमें फॉल ऑफ पोटेंशियल मानते हैं, यानी विभव में गिरावट मानते हैं और उनको नेगेटिव लिया जाता है। ये बात हो रही है जब हम लूप एनालिसिस करते हैं, यानी किरचॉफ के नियमों का, हम वोल्टेज नियमों का एनालिसिस करते हैं उस दौरान। ए ऑप्शन रहेगा, जब सोर्स के समय ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चलते हैं तो पोटेंशियल राइज होता है, इसलिए विभव को हम पॉजिटिव लेते हैं। यदि हम रेजिस्टर की वैल्यू को ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चलते तो पोटेंशियल में कमी आती और उसको हम नेगेटिव लेते। अगला हमारा सवाल है कि मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर जो होता है वो भार की अधिकतम केवीए को प्रदर्शित करता है, लेकिन इसके लिए समय होता है कि वो जो इंड्यूस पावर है वो 30 मिनट से अधिक समय तक लगातार यदि बनी रहती है तो फिर वो मीटर हमें सोर्स करता है या उसकी मैक्सिमम डिमांड को समझ लिया जाता है कि आने वाले आगामी आपको आधे घंटे के लिए कितनी पावर की
ज़रूरत रहेगी। अगला हमारा सवाल है, एक SCR में 4 परत होती है जिनकी डोपिंग, तो चारों में से जो आंतरिक परत यानी इनर लेयर होती है उनकी डोपिंग आउटर लेयर से अधिक होती है, यानी बाहर वाली जो लेयर है उनकी डोपिंग कम होती है, जबकि अंदर वाली लेयर जो है उनकी डोपिंग अधिक होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राशि की इकाई जूल नहीं है। साधारण सा क्वेश्चन है, पावर की नहीं है। इसकी जो इकाई होती है वो जूल प्रति सेकंड होती है, जबकि एनर्जी, वर्क और हीट यानी कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा, इन सब की जूल इकाई होती है। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सा विशिष्टीकरण सीटी का हो सकता है। दोस्तों याद रखें, सीटी की सेकेंडरी सदैव या तो 5 एम्पियर की होगी या फिर 1 एम्पियर की होगी। मोस्टली सीटी का रेटिंग जब दिया जाता है तो उसकी सेकेंडरी साइड को 5 एम्पियर का ही दर्शाया जाता है, इसलिए वह विशिष्टीकरण स्पेसिफिकेशन सीटी का होगा जिसकी सेकेंडरी साइड में 5 एम्पियर लिखा हुआ हो, जैसे हमारा बी ऑप्शन है। अगला सवाल है कि कैपेसिटर क्या करता है। तो कैपेसिटर जो है वो एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है, क्योंकि इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए डीसी की 0 फ्रीक्वेंसी के लिए ये अनंत प्रतिबाधा देता है और डीसी को अपने में से गुजरने नहीं देता है। अगला हमारा सवाल है, निम्न धातुओं पर विचार कीजिए, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम और तांबा, और इनकी चालकता का बढ़ता हुआ क्रम कैसा होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, घटता हुआ क्रम पूछा था मैंने टेस्ट में। जिन्होंने भी टेस्ट दिया था, हालांकि उनका उत्तर तो सही हो रहा है, कोई बात नहीं, घटता क्रम करना था अपन को, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर करना था। देखो सबसे बेटर जो चालकता होती है वो चांदी की होती है, 2 नंबर आएगा। 2 नंबर से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो ऑप्शन तो सी और डी है, इसका मतलब इनमें से ही आएगा। उसके बाद में कॉपर की होती है, ठीक है। उसके बाद में जो आती है वो आता है सोना, और फिर आता है एल्युमिनियम। सी ऑप्शन की ओर हमें जाना है, 2 4 1 3। अगला हमारा सवाल है कि ये ट्रांजिस्टर अपनी कार्यप्रणाली के लिए आवेश वाहकों के स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र का उपयोग करते हैं। देखिए फील्ड आ गया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में, यानी क्षेत्र से ये प्रभावित होते हैं। बी ऑप्शन की ओर हमें जाना है। ये आवेश वाहकों के लिए 2 भिन्न ध्रुवता का यूज करते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। अगला हमारा सवाल है कि एक मापी यंत्र का बोझ कैसे दिया जाता है। बर्डन बोलते हैं इनको। ट्रांसफार्मर का बर्डन हमेशा VA ही होता है। वोल्ट एम्पियर है छोटी इकाई, बड़ी इकाई होती तो KVA हो जाता। अगला हमारा सवाल है, 220 वोल्ट सप्लाई पर समांतर में संयोजित 2 प्रतिरोध में दूसरा प्रतिरोध जो है वो पहले के मान का आधा है, तो इस दूसरे में धारा जो होगी वो कितनी होगी, पहले की 2 गुनी होगी, ट्विस ऑफ द फर्स्ट, क्योंकि समांतर में वोल्टेज तो समान मिलेगी ना, इसलिए करंट जो रहेगा वो उसका 2 गुना हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी संयोजन के बीच और उनके फेज अंतर का गलत सुमेलित किस में है। देखो स्टार स्टार 0 है तो 0 डिग्री होगा, स्टार स्टार 6 बजे की पोजीशन में है तो 180। क्या मतलब था इन दोनों का? इन दोनों का मतलब ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी का स्टार यूँ बना हुआ है या फिर ऐसे बना हुआ है, तो सेम फेज डिफरेंस हो गया। 6 बजे का मतलब होता है कि एक स्टार तो इनका सही था, लेकिन दूसरा स्टार जो है वो इस तरह की पोजीशन का था, तो ये भी सही था। देखो 1 बजे वाली पोजीशन जो होती है ना, इसमें -30 होता है, और 11 बजे वाली जो पोजीशन होती है उसमें +30 होता है, तो ये गलत है। डी ऑप्शन जो है ना, यानी स्टार और डेल्टा यदि 11 बजे की पोजीशन के हिसाब से होते हैं तो 30 डिग्री लीडिंग होता है, ये इसका गलत हो गया। अगला सवाल है, अचालक वर्ग ए का सुरक्षित तापमान कितना है। तो 105 डिग्री है, ये तो सबका सही हो रहा होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला सवाल है कि परिपथ में पावर फैक्टर मीटर की आवश्यकता ही नहीं होगी यदि परिपथ हो, कैसा हो भाई, लोड DC सप्लाई का हो, क्योंकि DC सप्लाई का पावर फैक्टर यूनिटी होता है ना, हमें पहले से ही पता है, इसलिए हमें पावर फैक्टर मापने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं रहेगी, तो मीटर की आवश्यकता नहीं होगी। अगला सवाल,
के अतिरिक्त सभी के साथ सीटी का उपयोग किया जा सकता है। सीटी वोल्ट मीटर के साथ नहीं होती भाई, रिले, एनर्जी मीटर, एम्पियर मीटर और वाट मीटर, इन सब के साथ तो सीटी होती है, लेकिन सीटी का वोल्ट मीटर के साथ कोई यूज़ नहीं है। वोल्ट मीटर के साथ केवल पीटी लगेगी। अगला हमारा सवाल, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन पहचानना था। नो लोड पर ट्रांसफार्मर 2 से 5% धारा लेता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर नो लोड पर 30 से 40% करंट लेता है। इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर का नो लोड पर पावर फैक्टर 0.1 से 0.2 होता है। तो सी ऑप्शन गलत हो गया ना। नो लोड पर ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर 0 नहीं हो सकता। हालांकि ध्यान रखें, ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर भार पर निर्भर करता है, लेकिन नो लोड पर मैग्नेटाइजिंग करंट जो चलती है उसका पॉइंटों में लैगिंग पावर फैक्टर होता है। और गीजर में थर्मोस्टेट के ताप कंट्रोल की सेटिंग पूछी गई थी, तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 88 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सी ऑप्शन की ओर हमें जाना होगा। बस दोस्तों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर आप इसे ज़रूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।